जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन इस बार मौसम ने जैसे कोई चेतावनी दिए बिना ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। पहाड़ी गांव सोनपुर पर कड़ाके की ठंड ने एक साथ धावा बोल दिया था। सुबह होते ही पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, पेड़ों की डालियों पर बर्फ जम चुकी थी और खेत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर सफेद राख बिखेर दी हो। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां अब सिर्फ बर्फीली हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। अरे राम, ऐसी ठंड तो हमने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आप सही कह रहे हैं, लगता है इस बार ठंड जान लेकर ही मानेगी। जानवर अपने अपने ठिकानों में दुबके हुए थे। कुत्ते भी बिना आवाज किए कोनों में सिमट गए थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। यही झोपड़ी थी राघव की। राघव कोई बड़ा आदमी नहीं था। वह पास की नदी से रेत निकालकर शहर भेजने का काम करता था। दिन भर ठंडे पानी में खड़े होकर मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चे थे। अमन, जिसकी उम्र 7 साल थी, और पायल, जो अभी 4 साल की थी। उस सुबह जब राघव काम से लौटा तो उसके हाथ पांव पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। उंगलियां नीली पड़ गई थी। इतनी ठंड में नदी में खड़े थे आप? मीरा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। राघव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर आज नहीं जाता तो आज चूल्हा नहीं जलता। मीरा चुप हो गई। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी, जो एक ही कंबल में लिपटकर कांप रहे थे। अभी तो जनवरी का महीना शुरू ही हुआ है। अगर ऐसी ही ठंड रही तो आगे क्या होगा राघव? राघव ने बाहर देखा। आसमान बिल्कुल सफेद था। हवा और तेज हो चुकी थी। उसके मन में एक अनजाना डर उतर आया। उसे महसूस हो रहा था कि यह ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, ये किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। उसी शाम गांव में खबर फैल गई कि आने वाले दिनों में ठंड और भी भयानक होने वाली है। लोग अपने अपने घरों में दुबकने लगे। राघव की झोपड़ी के बाहर हवा जोर से टकरा रही थी। अंदर बैठा राघव पहली बार सोच रहा था, अगर हालात और बिगड़े तो मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। ठंड ने सोनपुर गांव का दरवाजा खटखटा दिया था और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ठंड कितनी जिंदगियां बदलने वाली है। सूरज ढलते ही सोनपुर गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। दिन में जो ठंड चुभन बनकर लग रही थी, रात होते होते वही ठंड जानलेवा बन गई। आसमान से गिरती बर्फ के छोटे छोटे कण ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ गांव को धीरे धीरे जमा रहा हो। राघव की झोपड़ी के भीतर अंधेरा था। चूल्हे में जल रही आग अब आखिरी सांसें ले रही थी। थोड़ी सी लकड़ियां बची थीं, जिन्हें राघव संभाल संभाल कर जला रहा था। मीरा बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। अमन की ठिठुरन रुक नहीं रही थी और पायल बार बार सिसक रही थी। माँ, ठंड लग रही है। मीरा अपने बच्चों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके अपने हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। राघव ने बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा, बर्फ और सन्नाटा। कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई, जिसने उन सबको और डरा दिया। राघव, अगर लकड़ी खत्म हो गई तो? राघव ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था लकड़ी खत्म होना सिर्फ आग बुझना नहीं, बल्कि उम्मीद बुझना था। उसी समय पास की झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज आई। राघव चौंक गया। अरे ये आवाज तो धन्नो अम्मा की है। वो अकेली रहती हैं इतनी ठंड में। राघव बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। उसने चूल्हे के पास रखी बची हुई लकड़ियों की ओर देखा, फिर मीरा और बच्चों की ओर। एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसने लकड़ियों का एक गट्ठर उठाया। तुम पागल हो गए हो? ये हमारी आखिरी लकड़ी है, इसे कहाँ ले जा रहे हो? राघव ने शांत आवाज में कहा। अगर आज हम बच भी गए और वो नहीं बची तो ये आग किस काम की। बर्फीली हवा का सामना करता हुआ राघव धन्नो अम्मा की झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। धन्नो अम्मा एक कोने में सिकुड़ी पड़ी थीं। उनकी सांसें तेज थीं और हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। राघव ने जल्दी से आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैलने लगी। भगवान तेरा भला करे राघव बेटा, तू हमेशा खुश रहे। राघव ने सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब मेरे घर का क्या होगा। जब वह वापस लौटा तो उसकी झोपड़ी में अंधेरा था। चूल्हा बुझ चुका था। मीरा दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। राघव को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज की रात बहुत लंबी है। बाहर ठंड और तेज हो रही थी। सोनपुर गांव की यह पहली रात थी जिसने सबको एहसास करा दिया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। रात किसी तरह बीत तो गई,
लेकिन वह राहत नहीं लाई जिसकी उम्मीद लोगों ने की थी। सुबह हुई पर सूरज दिखाई नहीं दिया। पूरा सोनपुर गांव कोहरे और बर्फ की मोटी चादर में दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रात गई ही नहीं हो, बस अंधेरे का रंग थोड़ा हल्का हो गया हो। राघव की झोपड़ी के अंदर ठंड और ज्यादा महसूस हो रही थी। मीरा उठी, लेकिन उनकी सांसों से निकलती भाप बता रही थी कि वे अब भी ठंड से जूझ रहे हैं। राघव, अमन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। राघव झट से उठ बैठा। उसने अमन के माथे पर हाथ रखा। बुखार था। उसका दिल बैठ गया। इतनी ठंड में अगर ये बीमार पड़ गया तो हम डॉक्टर तक भी कैसे पहुंचेंगे? राघव ने बाहर की ओर देखा। पूरा रास्ता बर्फ से ढका था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। गांव जैसे जम गया था। कुछ देर बाद राघव गांव की ओर निकला। रास्ते में उसने देखा कई घरों से धुआं उठ ही नहीं रहा था। कुछ झोपड़ियों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर लोग कंबलों में सिमटे पड़े थे। हे ऊपर वाले, ऐसी ठंड में तो सांस लेना भी भारी हो गया है। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही राघव की नजर गांव के सबसे बड़े पक्के मकान पर पड़ी। वह था शंकर सेठ का घर। सेठ के घर से धुआं उठ रहा था। आंगन में नौकर लकड़ियां सजा रहे थे। अंदर से हंसी और बातों की आवाज आ रही थी। राघव की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। जब पूरे गांव में आग बुझ रही है, तब इनके यहाँ लकड़ियाँ खत्म कैसे नहीं होती? उसी समय गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है सेठ ने पहले ही जंगल से सारी सूखी लकड़ियां कटवा ली थीं। हाँ, अब वही लकड़ियां महंगे दामों पर बेचने की तैयारी है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया, ठंड सिर्फ कुदरत की नहीं है, कुछ लोगों की नीयत की भी है। वह वापस घर की ओर चल पड़ा। मीरा घर में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। कुछ पता चला? राघव मीरा से बोला। पता चला है मीरा कि आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। मीरा ने अपने बच्चों के बारे में सोचा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तो हम क्या करेंगे? राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक जिद भी थी। मैं जंगल जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। बर्फीली हवा फिर से तेज हो गई थी। राघव ने अपनी पुरानी साल कसकर लपेटी और बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि जंगल उसे क्या देने वाला है, उम्मीद या एक और टूटा हुआ सपना। राघव बर्फ से ढके रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर पैर फिसलने का डर था। हवा इतनी ठंडी थी कि चेहरे पर लगते ही जैसे चमड़ी कट रही हो। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में बेचैनी। जंगल सोनपुर गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। आम दिनों में वहां लकड़हारे, चरवाहे और बच्चे आते जाते रहते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। पेड़ों पर जमी बर्फ उन्हें सफेद मूर्तियों जैसा बना रही थी। हे भगवान, आज खाली हाथ मत लौटाना। वह जहाँ जहाँ पहले सूखी लकड़ियाँ मिल जाती थीं, वहाँ गया, लेकिन हर जगह बस खालीपन था। कटे हुए ठूंठ, टूटे तने और पैरों के निशान, सब कुछ बता रहा था कि कोई उससे पहले यहाँ आ चुका था। सब ले गए, एक तिनका भी नहीं छोड़ा। वह और अंदर जंगल की ओर बढ़ा। बर्फ और गहरी हो गई थी। हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। तभी उसे दूर कुछ आवाजें सुनाई दी, कुल्हाड़ी की थक थक। राघव चौंक गया। वह आवाज की ओर बढ़ा। कुछ दूरी पर उसने देखा शंकर सेठ के आदमी जंगल में काम कर रहे थे। वे ताजी लकड़ियां काट रहे थे और बैलगाड़ियों में भर रहे थे। राघव का खून खौल उठा। ये जंगल तो गांव का है, फिर ये सब अकेले कैसे? वह आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया। उसे पता था अभी बोलना बेकार है। सेठ के लोगों से उलझना मतलब मुसीबत मोल लेना। निराश होकर राघव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ चुकी थीं। अब क्या करूं? उसकी आंखों के सामने मीरा और बच्चों का चेहरा घूम गया। अमन का बुखार, पायल की ठिठुरन। गरीब की किस्मत भी बर्फ जैसी होती है, जम जाए तो कोई नहीं पिघलाता। कुछ देर बाद वह उठा। उसने ठान लिया था, खाली हाथ लौटना मंजूर नहीं। वह जंगल के उस हिस्से की ओर गया जहां आम लोग कम जाते थे। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। आसमान में बादल और घने हो गए थे। बर्फ फिर से गिरने लगी थी। राघव नहीं जानता था कि आगे क्या मिलेगा, लेकिन इतना तय था, आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। जंगल के अंदर गहरी बर्फ के बीच राघव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर पैरों में बर्फ चुभ रही थी। ठंड इतनी तेज थी कि हाथ पांव जैसे सूखने लगे थे, लेकिन उसके मन में जिद थी। बच्चों और गांव वालों के लिए कुछ करना ही होगा। कुछ दूरी पर उसने देखा पिछले दिनों काटी हुई लकड़ियों के ढेर। गांव वालों के लिए कुछ करना ही होगा। कुछ दूरी पर उसने देखा पिछले दिनों काटी हुई लकड़ियों के ढेर थे।
लेकिन जब वह पास गया तो पता चला कि वे सब खाली हो चुके थे। सभी लकड़ियां गायब थीं। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। राघव का दिल तड़कने लगा। वह चुपचाप पास की झाड़ियों में छिप गया। हवा के झोंके से बर्फ उसके चेहरे पर लगी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। उसका मन तेज धड़क रहा था। हर पल सेठ के लोग उसे पकड़ सकते थे। वह सोचने लगा, अगर आज कुछ नहीं किया तो हमारे घरों में आग कैसे जलेगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बचे कुछ सूखे तनों पर पड़ी। कुछ लकड़ियां वहां अभी भी बची थीं। राघव ने जल्दी से उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, पैर जकड़े हुए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इतना करते करते उसने देखा कि सेठ के कर्मचारी कुछ दूर जाकर आराम करने लगे। राघव ने फैसला किया, अब यह मौका है कुछ लकड़ियां अपने गांव तक पहुंचाने का। उसने अपनी सर पर लकड़ियों का पहला छोटा ढेर उठाया। बर्फ गिर रही थी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन राघव का हौसला उस ठंड से भी ज्यादा गर्म था। चलो राघव, बच्चों के लिए, गांव के लिए। राघव ने कदम बढ़ाए और उस पहली चुनौती को पार करने की कोशिश शुरू की और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। बर्फ अब तेज हो चुकी थी। हर कदम पर पैर फिसल रहे थे, हाथ सुन्न पड़ गए थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। रास्ते में उसने देखा, गांव की ओर जाने वाली छोटी नहर बर्फ से पूरी ढक चुकी थी। पानी के बहाव की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। राघव को डर हुआ कि अगर गिर गया तो लकड़ियां टूट जाएंगी और बच्चे फिर भी ठंड में रहेंगे। उसने संतुलन बनाए रखा और एक एक कदम सावधानी से बढ़ाया। कुछ देर बाद उसने आखिरकार पहला ढेर अपने घर की झोपड़ी तक पहुंचाया। मीरा और बच्चे देखते ही खुश हो गए। राघव, कम से कम आज रात तो आग जल पाएगी। राघव ने जल्दी से लकड़ियों में आग जलाई। घर की झोपड़ी थोड़ी गर्म हुई और बच्चों ने पहली बार उस दिन राहत महसूस की। लेकिन जैसे ही वह बाहर झांककर बर्फीली हवाओं को देखा, उसका मन फिर बेचैन हो गया। गांव में कुछ भी सुरक्षित नहीं था। राघव ने तय किया, आज की जीत छोटी है, लेकिन कल की चुनौती बड़ी होगी। मुझे और ज्यादा लकड़ियां लानी होंगी, बच्चों और गांव के लिए। रात का सन्नाटा धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर झोपड़ी में आग थी, लेकिन बाहर का डर अभी कम नहीं हुआ था। राघव ने अपने आप से कहा, ठंड से लड़ना आसान है, लेकिन लालच और इंसानियत की लड़ाई यही असली परीक्षा है। और इस तरह उसकी पहली छोटी जीत ने उसके अंदर नई जिद और हौसला भर दिया। सोनपुर गांव में सुबह की हल्की रोशनी भी बर्फ की मोटी चादर के नीचे खो गई थी। गांव के लोग अभी भी ठंड से कांप रहे थे। हर घर में आग जली थी, लेकिन लकड़ियों की कमी अब स्पष्ट हो रही थी। मीरा अपने बच्चों के साथ झोपड़ी के अंदर बैठी थी। अमन की ठंड में कांपती हुई सांसें और पायल के नीले हाथ उसे डराते थे। राघव, हमारे पास लकड़ी खत्म हो रही है, अब क्या करेंगे? सामने की झोपड़ी में भीतरी लकड़ियों का ढेर खत्म हो चुका था। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक थी। गांव की गलियों में लोग आपस में डर के साथ बातें कर रहे थे। इस बार तो बर्फ इतनी ज्यादा है कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और सेठ के लोग सारी लकड़ियां ले गए हैं। राघव ने ठान लिया, अगर जंगल से लकड़ियां नहीं लाया तो उसके परिवार और गांव के लोग ठंड में जकड़ जाएंगे। वह अपने बच्चों को देखते हुए अंदर गया। मीरा की आंखों में उम्मीद की झलक थी, लेकिन डर भी था। राघव ने मीरा से कहा, मीरा, आज मैं फिर जंगल जाऊंगा। इस बार सब कुछ ठीक करना होगा। हमारी रातें अब डर और ठंड से नहीं गुजरेंगी। मीरा राघव से बोली, जाओ राघव, लेकिन सावधानी से जाना, क्योंकि जंगल में सब कुछ सुरक्षित नहीं है। राघव ने अपने पुराने साल को सीने में कसकर लपेटा और बाहर निकल गया। बर्फ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जिद और साहस झलक रहा था। सोनपुर गांव की गलियों में डर और सन्नाटा था, लेकिन राघव के कदमों ने उस डर को चुनौती दे दी थी। राघव जंगल की ओर बढ़ चुका था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में घर में मीरा ने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने कंधों पर ले ली थी। मीरा ने देखा कि अमन और पायल अब पूरी तरह कांप रहे थे। उसने जल्दी से घर में बचे थोड़े से लकड़ियों के टुकड़ों को आग में डाल दिया। आग की हल्की गर्मी ने झोपड़ी में थोड़ी राहत फैलाई। अमन, पायल, पास आओ, माँ तुम्हें गर्म रखेगी। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बैठा लिया। मीरा को खुद भी ठंड लग रही थी, लेकिन उसने डर को अपने बच्चों के सामने नहीं आने दिया। उसने सोचा, अगर मैं डरूंगी तो बच्चे और भी कमजोर हो जाएंगे। उसने बच्चों को पुरानी कम्बल ओढ़ाया। फिर उसने अपने हाथ में बची छोटी सी लकड़ी पकड़कर आग में डाली, ताकि रात का वक्त थोड़ा आसानी से कट सके।
बाहर बर्फ गिर रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं कि झोपड़ी हिल रही थी। मीरा ने महसूस किया कि अकेलेपन में वह डर सकती थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत पैदा की। राघव जा रहे हैं और वह लौट आएंगे, हमें बस उनकी राह तक इंतजार करना है, उसने खुद से कहा। मीरा ने बच्चों की आंखों में भरोसा देखा। भले ही बाहर की दुनिया डरावनी थी, लेकिन अंदर के बाहर भले ही घूम रही थी। लेकिन मीरा के साहस और बच्चों के साथ प्यार ने उस जगह को छोटा सा सूरज बना दिया था। सुबह की हल्की रोशनी के साथ राघव ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। पहली बार उसने देखा कि ठंड की ताकत केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी थका रही है। बर्फ के प्रत्येक कण ने उसे याद दिलाया कि संघर्ष आसान नहीं होगा। रास्ते में उसके पैरों के निशान पहले की बर्फ में धुल चुके थे। उसने अपने सर पर लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ता मुश्किल था, पर उसका हौसला अब और भी मजबूत था। जंगल के अंदर उसे वह जगह याद आई जहां पिछली बार बची थोड़ी सी लकड़ियां मिली थी, लेकिन अब वहां और भी बर्फ जमा थी। कदम रखने में परेशानी हो रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बचे कुछ तनों पर पड़ी। शायद यही सही मौका है। उसने जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे दूर से कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी। सेठ के कर्मचारी अभी भी वहाँ थे। राघव ने झाड़ियों में खुद को छिपाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फैसला किया, अब वक्त तेजी से काम करने का था। उसने लकड़ियों का एक और बड़ा ढेर उठाया और झाड़ियों से होकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। हर कदम पर बर्फ में पड़ने वाली चोट और ठंड का असर उसे महसूस हो रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, बच्चों और गांव वालों के लिए संघर्ष करना ही असली जीत है। राघव ने गहरी सांस ली और सोचा, आज की मेहनत कल की राहत बन जाएगी। ठंड चाहे कितनी भी तेज हो, हमारी हिम्मत उससे भी तेज है। राघव धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधों पर लकड़ियों का बड़ा ढेर था। हवा इतनी तेज थी कि हर कदम पर शरीर को रोकने का प्रयास कर रही थी। बर्फ उसके चेहरे पर लग रही थी और हाथ पांव पूरी तरह सुन्न हो गए थे। गांव के पास पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि कुछ झोपड़ियां पूरी तरह खाली पड़ चुकी थीं। बुजुर्ग और बच्चे बाहर ही बर्फ की मार झेल रहे थे। राघव का दिल बैठ गया। मीरा और बच्चे ठीक होंगे या नहीं? मुझे जल्दी घर जाना होगा। उसने तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वह अंदर पहुंचा तो देखा मीरा ने बच्चों को आग के पास बैठा रखा था। अमन अब थोड़ी सी गर्मी महसूस कर रहा था और पायल की ठिठुरन कुछ कम हो गई थी। मीरा ने राघव को देखकर राहत की सांस ली। राघव, तुमने लकड़ियाँ ला दी? उसकी आंखों में चमक थी। राघव ने सिर हिलाया और लकड़ियों का ढेर आग के पास रखा। आग ने झोपड़ी को थोड़ी गर्मी दी और बच्चों के चेहरों पर राहत झलकने लगी। लेकिन राघव जानता था यह सिर्फ छोटी जीत थी, क्योंकि गांव में कई ऐसे घर थे जिनमें लकड़ियों की जरूरत थी। आज मैंने एक बाधा पार कर ली, लेकिन कल की चुनौती और भी बड़ी होगी। हमें और मेहनत करनी होगी। मीरा ने धीरे से राघव से कहा, राघव, तुमने जो किया उससे हमारी रात थोड़ी आसान हुई, लेकिन अब आगे की तैयारी करनी होगी। राघव ने हिम्मत बनाई और मीरा से कहा, ठीक है मीरा, आज की रात हमारी जीत की शुरुआत है, लेकिन ठंड और इंसानियत की परीक्षा अब भी बाकी है। बाहर बर्फ और तेज हो रही थी, लेकिन राघव और मीरा के अंदर साहस और उम्मीद की आग जल रही थी। राघव ने सोचा कि अब अकेले काम करना पर्याप्त नहीं है। ठंड इतनी तेज थी कि अकेले किसी भी आदमी के लिए जंगल से लकड़ी लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने गांव के कुछ भरोसेमंद पुरुषों को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लिया। मीरा, कल सुबह मैं कुछ लोग लेकर जाऊंगा। जंगल से लकड़ियां लाकर हम सभी घरों की आग लाएंगे। इस बार कोई बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। मीरा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, राघव, सावधानी से जाना, क्योंकि ठंड भी जानलेवा है और सेठ के लोग भी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह सही है। राघव ने रात भर योजना बनाई। कौन रास्ता जाएगा, किसे साथ लेना है और लकड़ियों को सुरक्षित गांव तक कैसे पहुंचाना है और लकड़ियों को कैसे बांटना है। हर बात उसने ध्यान से तय की। सुबह होते ही राघव और उसके 3 साथी जंगल की ओर निकल पड़े। बर्फ गहरी थी और हर कदम मुश्किल था। हवा इतनी तेज थी कि चेहरे पर चोट लग रही थी, लेकिन उनका हौसला मजबूत था। जंगल पहुंचते ही वे तुरंत काम में लग गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा सेठ के कर्मचारी भी जंगल में थे। राघव ने फुसफुसाया, लड़ाई नहीं, तेजी से काम करो। सबको बचाना है, खुद को नहीं। थोड़ी ही देर में उन्होंने लकड़ियों का बड़ा हिस्सा इकट्ठा किया। सबकी मेहनत से ढेर बन गया। राघव और उसके साथी लकड़ियों का ढेर लेकर गांव लौटे। सबने देखा कि राघव की मेहनत से पूरे गांव में आग जल सकी। बच्चे अब सुरक्षित थे, बुजुर्ग खुश थे। मीरा ने राघव को देखकर कहा,
तुमने सबकी मदद की, अब गांव में कोई डर नहीं रहेगा। यह सिर्फ शुरुआत है, हम सभी मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। शंकर सेठ ने देखा कि उसके कर्मचारी जंगल में भी कोई लकड़ी ले जाने में असफल रहे। गांव के लोग मिलकर लकड़ियां जुटा रहे थे। सेठ का घमंड टूट गया। राघव ने सोच समझकर सेठ के सामने जाकर कहा, जंगल की लकड़ियां सिर्फ गांव वालों के लिए हैं। अब तुम इसे अपने लिए नहीं ले सकते। सेठ को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब सोनपुर गांव में ठंड के बावजूद सब सुरक्षित थे। राघव, मीरा और उनके बच्चे आग के पास बैठे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। राघव ने मीरा से कहा, तुम्हें पता है, मीरा, सच्ची ताकत और इंसानियत ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम सभी मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चों की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। गांव में पहली बार यह ठंडी सर्दी आशा और साहस की गर्मी में बदल गई। राघव ने झोपड़ी की खिड़की से बाहर झांका। बर्फ गिर रही थी, लेकिन अब